फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना और उसका वास्तविक नाम उलुगु खां अथवा जुना खां था। और वे शासन संबंधी नवीनतम योजनाएं बनाने में निपुण था, किंतु उन योजनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की क्षमता का उसमें अभाव था। उसने अपने पिता से उत्तराधिकार में विशाल साम्राज्य प्राप्त किया, किंतु उसकी असफल योजनाओं के कारण वे विशाल साम्राज्य शीघ्र ही विखंडित हो गया। और इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय सरकारी खजाना धन से पूर्ण था, फिर भी उसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उसके मस्तिष्क में नित्य नवीन योजनाएं जन्म लेती थी। 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और उनका वास्तविक नाम था उल्लू खां अथवा जुना खां। और उन्होंने नवीनतम योजनाएं बनाने में निपुण थे और विशाल साम्राज्य प्राप्त किया, किंतु उसकी असफल योजनाओं के कारण वे विशाल साम्राज्य शीघ्र ही विखंडित हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय सरकारी खजाना धन से पूर्ण था और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसके मस्तिष्क में नित्य नवीन योजनाएं जन्म लेती थी। मोहम्मद बिन तुगलक की आंतरिक सुधार योजनाएं और उनके असफलता के कारण। अब मोहम्मद बिन तुगलक के आंतरिक सुधार क्या थे और असफलता के कारण क्या थे। मोहम्मद तुगलक की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है राजस्व व्यवस्था में सुधार। राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने एक बड़ी योजना बनाई और उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न सूबों के सूबेदारों को यह आदेश दिया कि वे अपने सूबों की आय व्यय का हिसाब सुल्तान के पास भेजें। और इस हिसाब को रखने के लिए उसने एक रजिस्टर तैयार कराया और वे चाहता था कि पूरे साम्राज्य में समान राजस्व व्यवस्था लागू की जाए, किंतु व्यवहारिकता के अभाव के कारण योजना सफल नहीं हो सकी। राजस्व व्यवस्था में सुधार किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी योजना बनाई और साम्राज्य के विभिन्न सूबों के सूबेदार को यह आदेश दिया कि सूबों की आय और व्यय हिसाब तुलना के पास भेजे, सुल्तान के पास भेजे। और हिसाब को रखने के लिए उसने एक रजिस्टर तैयार किया। साम्राज्य में समान राजस्व व्यवस्था लागू की जाए और व्यवहारिकता के अभाव के कारण योजना सफल नहीं हो सकी। सेकंड है कारण दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। अनेक इतिहासकारों का मत है कि राज्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दोआब क्षेत्र में किसानों का पर करों की मात्रा में वृद्धि कर दी थी। और बदायूनी तथा सर बुलजले हेग के अनुसार दोआब का विद्रोही जनता पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे दंडित करने के उद्देश्य से कर लगाया गया था। और हाजी उदवीर के अनुसार कर सुल्तान ने लिखित राजकोष को भरने के लिए लगाया था। फलस्वरूप किसानों ने खेती का कार्य छोड़कर चोरी, डकैती, लूटमार करना प्रारंभ कर दिया और कर वसूल करने वाले अधिकारियों ने कठोर दमन नीति कर प्रयोग किया, जिसके कारण स्थान स्थान पर विद्रोह हो गए और मोहम्मद तुगलक ने इन विरोधों को क्रूरता से कुचल दिया। और इस प्रकार कर वृद्धि की योजना पूर्णतः असफल रही। यद्यपि बाद में सुल्तान ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ कदम उठाए और बहुत देर हो चुकी थी और जनता में असंतोष अत्यधिक बढ़ चुका था। तो दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि के अनेक इतिहासकारों का मत है कि मोहम्मद तुगलक ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए उद्देश्य से दोआब क्षेत्र में किसानों पर करों की मात्रा में वृद्धि कर दी। और बुलजले हेग के अनुसार दोआब का विद्रोह जनता पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे दंडित करने के उद्देश्य से लगाया गया था। और फलस्वरूप हाजी उदवीर के अनुसार कर सुल्तान ने लिखित राजकोष को भरने के लिए लगाया था और खेती का कार्य छोड़कर लोग डकैती, लूटमार करना प्रारंभ कर दिया लोगों ने। और मोहम्मद तुगलक ने इन विद्रोह का क्रूरता से कुचल दिया और इस प्रकार वृद्धि की योजना पूर्णतः असफल रही। और सुल्तान ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ कदम उठाए, किंतु तब तक वे बहुत देर हो चुकी थी और जनता में असंतोष अत्यधिक बढ़ चुका था। थर्ड है कृषि की उन्नति की योजना। मोहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अमीर एक कोही नामक कृषि मंत्री का पद सृजित किया और एक निश्चित क्षेत्र का चयन किया जाता था कि जिस पर सरकारी अधिकारियों की देखरेख में
कृषि कार्य किया जाता था, तो ये एक प्रकार से राजकीय कृषि फार्म की भांति थे। किंतु कर्मचारी के भ्रष्टाचार और किसानों की उदासीनता के कारण सुल्तान की ये योजना भी असफल हो गई। थर्ड कारण क्या था कि कृषि की उन्नति की योजना, कि मोहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अमीर एक कोही नामक कृषि मंत्री का पद सृजित किया, और ये इस प्रकार था कि राज्य के कृषि फार्म की भांति था, किंतु कर्मचारियों ने भी भ्रष्टाचार और किसानों की उदासीनता के कारण सुल्तान की ये योजना भी असफल हो गई। 4 है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद तुगलक ने 1326 से 27 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई, और वे विभिन्न कारणों से दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में स्थित देवगिरी को अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहता था। इनमें से कुछ मुख्य कारण थे कि मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने 1326 से 27 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई, और इन विभिन्न कारणों से दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में देवनागरी को अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहता। और इसके मुख्य कारण है, फर्स्ट है देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। जो देवगिरी थी वो साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। सेकंड है सुल्तान दक्षिण भारत के शासन पर उत्तरी भारत के अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहता था। जो सुल्तान था वो भारत के शासन पर उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहता था। थर्ड है उसकी धारणा थी कि देवगिरी में मंगोल आक्रमण का सामना आसानी से किया जा सकता था। तो उसके धारणा थी कि जो देवगिरी है उसमें मंगोलों का आक्रमण का सामना आसानी से किया जा सकता था। फोर्थ है वे दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति की स्थापना तथा प्रसार करना चाहता था। फोर्थ क्या कारण है कि वे दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति की स्थापना तथा प्रसार करना चाहता था। उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने देवगिरी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाना चाहा, और उसने दिल्ली की जनता को दौलताबाद जाने के आदेश दिए और दिल्ली को उजाड़ दिया था। और इब्न बतूता ने लिखा कि रात्रि में सुल्तान ने अपने महल की छत पर चढ़कर दिल्ली को देखा, और उसे रोशनी, धुआं अथवा एक भी चिराग दिखाई नहीं दिया। तब उसने कहा, अब मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी आत्मा को शांति है। कि इब्न बतूता ने क्या कहा कि रात्रि में सुल्तान ने अपने महल की छत पर चढ़कर दिल्ली को देखा, रोशनी, धुआं अथवा एक ही चिराग दिखाई नहीं दिया, तो उससे इसका क्या हुआ, हृदय प्रसन्न हुआ और मेरी आत्मा को शांति है। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद तक के 700 मील लंबे मार्ग में जनता की सुविधा के लिए अनेक प्रबंध किए थे, किंतु 40 दिन की लंबी यात्रा जनता के लिए अत्यधिक कष्टदायक सिद्ध हुई, और 1335 ईस्वी में सुल्तान ने जनता को उसकी इच्छा अनुसार दिल्ली वापस जाने की अनुमति प्रदान कर दी। और इतिहासकार बर्नी ने लिखा कि दौलताबाद जाने वाले लोगों में बहुत कम ही लोग दिल्ली वापस लौट सके। इस प्रकार यह योजना सुल्तान की मूर्खता की प्रतीक सिद्ध हुई। तो यद्यपि जो सुल्तान थे उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद तक 700 मील लंबे मार्ग में जनता की सुविधा के लिए अनेक प्रबंध किए, और 1335 ईस्वी में सुल्तान ने जनता को उसकी इच्छा अनुसार दिल्ली वापस जाने की अनुमति प्रदान की, और दौलताबाद जाने वाले लोगों में बहुत कम ही लोग दिल्ली वापस लौट सके, और इस प्रकार ये योजना सुल्तान की मूर्खता की प्रतीक सिद्ध हुई। फिफ्थ है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या है कि तांबे के सिक्कों का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक नवीन प्रयोगों में रुचि रखने वाला सुल्तान था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो नवीन प्रयोगों में रुचि रखने वाला सुल्तान था, और इसी विशेषता के कारण उसने 1329 से 30 ईस्वी में तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने की योजना बनाई। और बन्नी का विचार है कि खजाने की कमी को पूरा करने तथा शासन के खर्चों को चलाने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था, और किंतु उसकी ये योजना भी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि सिक्कों की ढलाई में विशेष तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया था, और लोग नकली सिक्के ढालने लगे। बाजार में नकली सिक्कों का चलन बढ़ गया और प्रत्येक घर टकसाल बन गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्होंने क्या 1329 से 30 ईस्वी में तांबे के सिक्का का प्रचलन किया की योजना बनाई, और बन्नी का विचार था कि खजाने की कमी को पूरा करने तथा शासन के खर्चों को चलाने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया, लेकिन सिक्कों की ढलाई में विशेष तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया था, और सिक्के ढलने लगे और बाजार में नकली सिक्कों का ही प्रचलन बढ़ गया, जिससे कि प्रत्येक घर टकसाल बन गया। 6 है विजय योजना।
विजय योजनाएं। विजय योजना के मोहम्मद तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो एक महत्वाकांक्षी शासक थे। वे भारत के आसपास के देशों को जीतना चाहते थे और वे भारत के आसपास के जो भी देश थे उन्हें जीतना चाहते थे। सबसे पहले उसने राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल जानकर विजय की योजना बनाई। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल जानकर विजय की योजना बनाई। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन किया गया और उसको 1 वर्ष तक वेतन दिया वेतन के अलावा काफी धन सामान तथा युद्ध सामग्री एकत्रित करने में खर्च किया। परंतु 1 वर्ष पश्चात मध्य एशिया की स्थिति बिल्कुल बदल गई और ईरान और मिस्र के शासकों के साथ उसके संबंध सुधर गए। उसने अपना विचार बदल दिया और सेना भंग कर दी। 1 वर्ष तक वैसे राजकोष को बड़ी हानि हुई और जब सेना भंग कर दी गई तो उसने देश में ही लूट मार शुरू कर दी। जब मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक थे, उन्होंने इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सैनिक का गठन किया। वेतन के अलावा काफी धन साज सामान तथा युद्ध सामग्री एकत्रित करने में खर्च किए। परंतु 1 वर्ष पश्चात मध्य एशिया की स्थिति बिल्कुल बदल गई और ईरान और मिस्र के शासकों के साथ संबंध सुधर गए। लेकिन 1 वर्ष तक के ये व्यय से राजकोष को बड़ी हानि हुई और जब सेना भंग कर दी गई तो उसने देश में ही लूटमार शुरू कर दी। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक का चरित्र एवं मूल्यांकन। चरित्र तथा कार्यों की दृष्टि से मोहम्मद तुगलक मध्ययुगीन शासकों में सबसे अधिक विवादपूर्ण व्यक्ति माना जाता है और अपने चरित्र की क्रूरता, दुर्गह तथा अपनी असफल योजनाओं के कारण इतिहासकारों में उसके चरित्र एवं उपलब्धियों के विषय में प्रायपत मतभेद है और उसके चरित्र में असाधारण गुणों का प्राधान्य था और उसने उस शिक्षा प्राप्त की थी कि वे कविता करने तथा पढ़ने लिखने में रुचि रखता था। वे विद्वानों का यथोचित सामना करता था। वे शराब का सेवन नहीं करता था और उसका जीवन उच्च आदर्शों से युक्त था। वे एक कुशल सैनिक तथा योग्य सेनापति था और शासन कार्य करने में वे अत्यधिक परिश्रम करता था। उपयुक्त विशेषताओं के बावजूद मोहम्मद तुगलक के दोहरे चरित्र, व्यवहार तथा कार्यों के विषय में इतिहासकारों में अत्यधिक मतभेद है और अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि मोहम्मद तुगलक में दृढ़ एवं व्यवहारिक योग्यता का अभाव था। तो मोहम्मद तुगलक का चरित्र एवं मूल्यांकन क्या है कि चरित्र तथा कार्यों की दृष्टि से मोहम्मद तुगलक मध्ययुगीन शासकों में सबसे अधिक विवादपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वह कविता पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखता था और कुशल सैनिक तथा योग्य सेनापति था और शासन कार्य में वे अत्यधिक परिश्रम करता था। इसके बावजूद मोहम्मद तुगलक के दोहरे चरित्र, व्यवहार तथा कार्यों के विषय में इतिहासकारों में अत्यधिक मतभेद है कि मोहम्मद तुगलक में दृढ़ एवं व्यवहारिकता का योग्यता का अभाव था और उत्तेजनापूर्ण स्वभाव एवं दुराग्राही चरित्र के कारण वह अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सका और इस प्रकार के विरोधी स्वभाव के कारण एल क्लिस्टन ने मोहम्मद तुगलक के पागल होने का संदेह किया और कुछ इतिहासकारों ने उसे रक्त पिपासु भी बताया। और सबसे अधिक विवाद का विषय यह है कि मोहम्मद तुगलक के चरित्र में विरोधी गुणों का मिश्रण था अथवा नहीं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर M.A. निजामी, डॉक्टर मेहंदी हुसैन उसके चरित्र में विरोधी गुणों के तर्क को स्वीकार नहीं करते और विपरीत डॉक्टर R.C. मजूमदार का मत है कि मोहम्मद तुगलक ना तो रक्त पिपासु दैत्य था और ना पागल, लेकिन उसमें निसंदेह विरोधी गुणों का मिश्रण था। और मजूमदार ने क्या कहा कि मोहम्मद तुगलक ना तो रक्त पिपासु दैत्य था और ना पागल, लेकिन उसमें निसंदेह विरोधी गुणों का मिश्रण था। उपयुक्त असफलताओं के होते हुए भी उसकी विविधता, कल्पना शक्ति, धार्मिक सहिष्णुता एवं श्रेष्ठता को बुलाया नहीं जा सकता। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में मध्य युग में राज मुकुट धारण करने में निसंदेह मोहम्मद तुगलक सबसे अधिक योग्य व्यक्ति था और मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने वाले शासकों में वे सबसे अधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। कि मोहम्मद तुगलक ना तो रक्त पिपासु ना पागल, लेकिन उसमें निसंदेह विरोधी गुणों का मिश्रण था और उनमें
विविधता, कल्पना शक्ति, धार्मिक सहिष्णुता एवं श्रेष्ठता को बुलाया नहीं जा सकता। और डॉक्टर ईशवी के अनुसार मध्य युग में राजमुकुट धारण करने में निस्संदेह मोहम्मद तुगलक सबसे अधिक योग्य व्यक्ति था और मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद भी दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने वाले शासकों में वे सबसे अधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। और सर बुजले हेग के अनुसार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले असाधारण शासकों में वे एक था और इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक की श्रेष्ठता उसकी असफलताओं एवं सफलताओं तथा असफलताओं के कारण नहीं है, बल्कि विविधता और चरित्र के कुछ विशेष गुणों के कारण है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा इस वीडियो में कि उनके असफलता के क्या कारण थे और उनके क्या आर्थिक सुधार थे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।